हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है बुद्धि बड़ी या पैसा। यह पाठ बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक कथा है। बुद्धि बड़ी या पैसा, इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि अक्सर लोग पैसे का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है वो पूर्णतः समर्थ है, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। जिनके पास बुद्धि है और पैसा नहीं है वो बुद्धि के बल पर इस संसार में पैसा कमा सकते हैं, परंतु यदि जिसके पास पैसा है, धन संपत्ति है, परंतु बुद्धि नहीं है तो वह बुद्धि के अभाव में अपने उस पैसे को भी गंवा सकते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य ने भी कहा है कि कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। आइए अब हम इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं और इसके सार को समझते हैं। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत संपन्न और अहंकारी था। संपन्न का अर्थ है वो बहुत धनवान था और अहंकारी का अर्थ है वह बहुत घमंडी था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। पैसे के बल पर ही इस संसार में मित्र, सखा, धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र सभी को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उसकी जो रानी थी उसकी सोच इसके विपरीत थी। वह समझती थी कि इस संसार में पैसे के दम पर दुनिया उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के दम पर चलती है, और राजा उसकी इस बात से बहुत परेशान था। आखिरकार एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। रानी की इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और वह आदेश देता है कि रानी को नगर के बाहर एक मकान में ठहराया जाए। उसे किसी प्रकार का कोई पैसा या धन संपत्ति नहीं दिए जाएं। वह रानी के शरीर से गहने भी उतरवा लेता है। केवल उसकी सेवा के लिए 2-4 नौकर उसे देता है। रानी भी अपने मन में सोचती है कि मैं एक दिन अपनी बुद्धि के बल पर राजा को अवश्य कुछ करके दिखाऊंगी। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर वो अपने नौकर से कहती है कि तुम इस सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई ईंटों को ले जाकर धन्नू सेठ को दे दो और उससे 10,000 रुपये उधार लेकर आओ। उससे कहना कि यह मेरी धरोहर है। धरोहर का अर्थ होता है किसी की अमानत। नौकर जैसा रानी कहती है वैसा ही करता है। धन्नू सेठ के पास जाता है और उस धरोहर को उसको देता है। धन्नू सेठ सोचता है कि इस पर रानी के नाम की मुहर लगी हुई है, इसका मतलब है यह कोई बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, और वह 10,000 रुपये उधार दे देता है। रानी उन रुपयों से अपना व्यापार प्रारंभ करती है और कुछ ही समय में वह सेठ का सारा कर्जा चुका देती है। उसके बाद भी उसके पास इतना रुपया बचता है कि वह गरीबों के लिए पाठशाला, अनाथालय और दवाखाना खुलवा देती है। इसके साथ ही साथ जब रानी चली जाती है तो उधर राजा अकेला रह जाता है। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी, परंतु अब रानी के न रहने से धूर्त मंत्री लोग राजा को ठगने लगे थे। रानी के अभाव में उसका राजकाज चौपट होने लगा था। इसलिए राजा अपने मन बहलाने के लिए सारा राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश के भ्रमण के लिए निकल पड़ता है। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज मैंने कुछ समय पूर्व आपके पास मेरी एक आंख गिरवी रखी थी और अब मैं अपनी आंख वापस लेना चाहता हूं और आप अपने रुपए ले लीजिए। राजा उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह डर जाता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी कोई आंख गिरवी नहीं रखी, परंतु वह काना आदमी नहीं मानता
और राजा कहीं उसकी सम्मान, उसकी इज्जत धूल में न मिल जाए, इस कारण उस काने आदमी को 4000 रुपये देकर मामले को रफा दफा करता है। जैसे ही राजा कुछ आगे जाता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मैंने अपना एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर अब आप मेरा वह कान मुझे वापस दे दीजिए। राजा फिर सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारा कोई कान अपने पास गिरवी नहीं रखा। लेकिन वह ठग मानने को तैयार नहीं था और राजा उस काने आदमी को भी 4000 रुपये देता है और वहाँ से आगे निकलता है। इस प्रकार राजा को रास्ते में कई ठग मिलते हैं और जितना धन वह अपना साथ लेकर चला था उसका वह सारा धन समाप्त हो जाता है और फिर वह खाली हाथ राजकुमारी चौबोला के देश में पहुंचा। राजकुमारी चौबोला सिंह देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और न जाने कितने राजकुमार वहां आ चुके थे राजकुमारी से विवाह करने के लिए, परंतु वह सब शतरंज में हार चुके थे और अब वह जेल में थे। जो भी राजकुमार राजकुमारी से इच्छा करने के लिए, विवाह करने के लिए आता था, तो वह राजकुमारी उसी नगर के बाहर एक महल में ठहराती थी। राजा की भी इच्छा हुई कि वह राजकुमारी चौबोला के साथ विवाह करे, इसलिए वह सिंह देश में पहुंचा। उसको भी नगर के बाहर महल में ठहराया जाता है। नियम के अनुसार वहां पर एक तोता आता है उड़कर। उसके पंख में एक चिट्ठी बंधी हुई रहती है, उसमें कुछ नियम व शर्तें होती है। समय पर राजा को महल में बुलाया जाता है, शतरंज का आयोजन होता है और राजा शतरंज में हार जाता है, वह जेल में पहुंच जाता है। इधर जब पता लगता है रानी को कि राज्य की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार रानी को मालूम हुआ, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वो राजा का पता लगाने के लिए निकलती है और उसका सामना भी उन्हीं ठगों से होता है जिनका सामना राजा से होता है। वो काना आदमी उस रानी से मिलता है। वह कहता है कि मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। परंतु रानी बुद्धिमती थी। रानी उस काने आदमी से बोलती है, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में से तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख भी मुझे निकाल कर दे दो। उस आंख के तोल के बराबर की जो आंख मेरे पास होगी वह मैं तुम्हें लौटा दूंगी। रानी के इस उत्तर को सुनकर काना आदमी बहुत डर जाता है। वह रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। तो रानी उससे 4000 रुपये लेती है और फिर उसको छोड़ती है। यही हाल उस काने आदमी के साथ साथ उस कान वाले आदमी का भी होता है जो रानी को ठगने के लिए आता है। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। जब उसे पता लगता है कि राजा जेल में है तो बहुत दुखी होती है। राजकुमारी कैसे शतरंज खेलती है वह इस चीज को सीख लेती है और पुरुष का वेश धारण करके सिंह देश में जाकर राजकुमारी के साथ शतरंज खेलती है और उसे शतरंज में हरा देती है। शतरंज में हराने के पश्चात राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी तो रानी बोलती है, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया, जब हम घर पहुंचेंगे तब फेरे पड़ेंगे। और इसके साथ ही राजकुमारी को और रानी को गाजे बाजे के साथ अर्थात धन संपत्ति के साथ, दास दासियों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ विदा किया जाता है। जैसे ही रानी अपने नगर में पहुंची तो वह नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आते हैं तो देखते हैं कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय और कई इमारतें बनी हुई है। ये देखकर राजा अचंभे में आ गया। राजा सोचने लगता है
कि मैंने रानी को तो कोई रुपया पैसा नहीं दिया था, उसने ये पाठशालाएँ, ये अनाथालय, ये दवाखाने कहाँ से बनवा लिए। परंतु कुछ ही समय में वह समझ जाता है कि रानी ने अपनी बुद्धि के दम पर ये सारा कार्य किया है। वो रानी से क्षमा याचना करता है, उसके सामने अपनी आंखें झुका लेता है और कहता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद रानी और चौबोला देश की कन्या दोनों हिल मिलकर रहने लगती है और चौबोला देश की राजकुमारी का विवाह राजा के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाता है। थैंक यू।